नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, उनकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो नहीं जाएंगे। घर के बड़े हैं तो क्या, उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। आखिर है तो इंसान ही। आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाइए। दामिनी ने अपनी सास करुणा जी से कहा। वाह, अब तो इसके मुंह में भी ज़बान आ गई, जो मुझसे ज़बान लड़ा रही है। कल की आई हुई कि इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। करुणा जी ने कहा, मेरे पति कुछ कहते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब मैं हूँ और मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगी, किसी को बुरा लगे तो लगे। दामिनी ने कहा, अच्छा, तेरा पति मेरा बेटा भी है और मैं अपने बेटे को बुला रही हूँ बाहर। चुपचाप उसे भेज दे। अपनी बेटी को भेजकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हमें जाना भी है, करुणा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, वो कहीं नहीं जाएंगे। घर में और लोग भी हैं, उनसे कह दीजिए बस। कहकर दामिनी दरवाज़ा पटकती हुई चली गई। सब हक्के बक्के से खड़े रह गए। आखिर एक कल की आई हुई बहू इतना कुछ सुना गई। पहली बार किसी ने प्रदीप के लिए बोला, वरना अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद मशीन बनकर ही रह गया था, जैसे उसकी कोई इच्छा ही ना हो। और सब ने भी उसे ग्रांटेड ही ले लिया था, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कभी उसे नहीं समझा। हाँ, दामिनी उसकी दूसरी पत्नी ही तो थी, जिससे उसकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। प्रदीप के घर में करुणा जी, खुद बेटा प्रदीप और उसकी इकलौती 8 वर्षीय बेटी नीलाक्षी, छोटा भाई रोहित, उसकी पत्नी शालिनी और उनके 2 बच्चे थे। नीलांशी जब 4 साल की थी तभी उसकी माँ की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। प्रदीप की पत्नी की मृत्यु के बाद तो कुछ दिन तो सब ने उसे दूसरी शादी के लिए कहा, पर जब वह तैयार नहीं हुआ तो सब चुप हो गए। प्रदीप शुरू से ही जिम्मेदार पिता और बेटा रहा था। उसने हमेशा अपने परिवार को ही सर्वोपरि रखा था और उसकी इसी आदत का फ़ायदा रोहित और शालिनी उठाते थे। पर यह बात करुणा जी को भी नज़र नहीं आई, क्योंकि शायद उनकी ममता रोहित के लिए ज़्यादा थी। रोहित घर में पैसा खर्च करने से हमेशा बचा करता था। महीने के 7,000 रुपये देकर वो अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेता था। घर के खर्चों की जिम्मेदारी प्रदीप के ऊपर ही थी, क्योंकि करुणा जी के अनुसार उसकी सिर्फ एक बेटी थी, इसीलिए इतना खर्चा तो वो कर ही सकता है। पर प्रदीप ने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उसे सिर्फ अपनी बेटी की अच्छी परवरिश से लेना देना था। आखिर परिवार में रहकर बेटी पल जाएगी, यही सोचकर वह हमेशा चुप रह जाता, क्योंकि जब भी उसने बोलने की कोशिश की, करुणा जी ने उसे ही डांटकर चुप करा दिया। तेरा कौन सा परिवार है जो तू इतना सा भी नहीं कर सकता? ले देकर एक बेटी है, वह तो परिवार में ही पल रही है, वह भी एक दिन शादी करके ससुराल चली जाएगी। रोहित का परिवार ही तो तुझे आगे संभालेगा। दिन भर तो हम ही संभालते हैं तेरी बेटी को। रिश्तेदारी में जहाँ भी देने का काम होता वहाँ प्रदीप को ही जाना पड़ता, लेकिन हाँ, जहाँ से कुछ मिलना होता वहाँ रोहित और उसकी पत्नी पहुँच जाते। कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो प्रदीप को ही करना पड़ता था। प्रदीप को ही हर काम छोड़कर भेजा जाता था। रोहित को करुणा जी ने हर जिम्मेदारी से बचा रखा था। पर नीलाक्षी अब बड़ी हो रही थी, लेकिन अब तो कई बार तो शालिनी अपने छोटे बेटे के जिम्मेदारी भी नीलाक्षी पर डाल देती थी। भला 6-7 साल की लड़की कैसे छोटे बच्चे को संभाले? तो उससे कुछ ना कुछ गलती होती और फिर उसे डांट पड़ती। अब ये सब प्रदीप को भी दिखता था। अगर वो कुछ कहता तो सब हंगामा कर देते। हम भी तो तेरी बेटी को दिन भर संभालते हैं। अगर थोड़ी सी देर के लिए उसने अपने छोटे भाई बहनों को संभाल लिया तो क्या गलत हो गया? और गलती करेगी तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो सीखेगी कैसे? आखिर 5 महीने पहले नीलाक्षी अपने ननिहाल प्रदीप के साथ गई थी। वहीं खुद प्रदीप के ससुर जी ने दामिनी के बारे में उसे बताया था और नीलाक्षी का वास्ता देकर उसे शादी करने के लिए कहा था। दामिनी के पहले पति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, पर उसकी अभी कोई संतान भी नहीं थी।
जब प्रदीप ने देखा कि 2-3 दिन में ही नीलांशी दामिनी से काफ़ी घुल मिल गई है, तो नीलांशी के लिए प्रदीप ने शादी के लिए हाँ कह दी। हालांकि उस समय घर में किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई थी, पर मना कैसे करे, तो दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। हालांकि प्रदीप को उन्होंने बहुत कहा था कि दूसरी माँ नीलांशी का ध्यान नहीं रख पाएगी जैसा वो लोग रख पाते हैं, पर इस बार प्रदीप ने ध्यान नहीं दिया और दामिनी से शादी कर ली। यहाँ आने के बाद दामिनी को खुद ही घर की स्थिति धीरे धीरे समझ में आ गई, पर उसने अभी तक पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पर आज प्रदीप को रात से तेज़ बुखार था। हालांकि दवाई लेने के कारण अभी बुखार कम हो गया था। करुणा जी को आज रिश्तेदारी में जाना था। उनके मायके में कोई ख़त्म हो गया था और इसके लिए वे प्रदीप को ही बुला रही थी। उसके और रोहित के अनुसार प्रदीप बड़ा बेटा है तो उसे ही जाना पड़ेगा। पर जब उन्होंने प्रदीप को आवाज़ लगाई तो नीलांशी वहां आ गई और उसने मना कर दिया कि पापा कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें बुखार है। पर एक बच्चे के कहने से घर के लोग चुप हो जाएं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो करुणा जी, शालिनी और रोहित ने अपना ही राग शुरू कर दिया। भाई साहब खुद नहीं बोल सकते थे क्या, जो बेटी को आगे कर दिया। अच्छे से इज्जत उतारी है हम तीनों की, शालिनी ने कहा। रोहित भी कहाँ पीछे रहने वाला था। देखा माँ, यह है आपकी इज्जत। अब इस घर में आपको बच्चे तक सुनाएंगे। हमने तो इसीलिए कहा था कि भाई बड़ा है घर में और ऐसी जगह पर ऐसे कामों में भाई का जाना ज़्यादा बेहतर होता, उन्हीं का मान बढ़ता। पर हमें क्या पता था कि इतनी सी बच्ची इतना सुना जाएगी। बाहर जब नीलांशी के लिए इस तरह की बातें होने लगी तब दामिनी ने बाहर आकर जवाब दिया था। पर अब करुणा जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आंखों में आंसू भर के ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू कर दिया। किस्मत ही ख़राब है मेरी, मेरे ही घर में मुझे यह सब सुनाया जा रहा है। बड़े अच्छे से सिखाया है मेरी पोती को, इसीलिए मना करने के बावजूद भी दूसरी पत्नी लेकर आया था ताकि हमें सुना सके। वो तो मेरा भाग्य अच्छा है कि ये मकान मेरे नाम है, नहीं तो मुझे ही धक्के देकर निकाल देते। काफ़ी देर से कमरे में चुपचाप सुन रहे प्रदीप से रहा नहीं गया। आखिर वो उठकर बाहर आया। क्या हुआ माँ, आप नीलांशी और दामिनी की बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे नीलांशी तो फिर भी बच्ची है, पर तेरी ये दूसरी पत्नी इतना सुना गई मुझे, अब वो तेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई है। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, आज मुझे मेरे ही काम के लिए मना कर रहा है। माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ ना, क्या आपको मेरी तबीयत नहीं दिख रही? अगर आपको मुझसे, मेरे परिवार से परेशानी है तो मैं पत्नी और बच्ची को लेकर कहीं और मेरा बंदोबस्त कर लूँगा। आप लोग खुश रहिए, वैसे भी आपका ही घर है। मैं कौन होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला? मैंने कब कहा कि तू यहाँ से चला जा? अभी आपने नहीं कहा कि यह मकान मेरे नाम पर है, नहीं तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया जाता। उसका और क्या मतलब होता है? तू अपनी इस दूसरी पत्नी के लिए अपनी माँ से लड़ रहा है। याद रख, माँ माँ ही होती है, उसकी जगह पर कोई नहीं कर सकता। हाँ माँ, मैं अपनी बेटी और पत्नी के लिए अपनी माँ से लड़ रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरी माँ ने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी उठाने का ज़रिया मान लिया। इंसान हूँ, प्यार के दो बोल मुझे भी चाहिए होते हैं। सबको अपने काम से मतलब होता है। अगर रोहित कोई काम कर देगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि रिश्तेदारी के सारे काम से बड़े बेटे ही करेंगे, छोटा बेटा कुछ नहीं करेगा? भैया, आप उस कल की आई हुई के लिए हमें जवाब दे रहे हो, हमसे लड़ रहे हो। याद रखिए, हम ही आपका परिवार हैं। रोहित ने कहा। वो कल की आई हुई तुम्हारी भाभी है, ओहदा उसका बड़ा है तो उसे सम्मान दो, और अब वो भी मेरा परिवार है, उसके लिए तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ नहीं कहता तो तुम मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं कहोगे, प्रदीप ने रोहित को डांटते हुए कहा। आज प्रदीप के मुंह से इतना कुछ सुनकर करुणा जी और रोहित चुप हो गए। उस दिन रिश्तेदारी में रोहित की और करुणा जी ही गए, पर कुछ दिनों में ही प्रदीप अपना परिवार लेकर अपना अलग हो गया, क्योंकि दामिनी उन लोगों को
फूटी आंख सुहाती नहीं थी और वो नहीं चाहता था कि नीलांशी और दामिनी में दूरी बने।